लॉजिकल थिंकिंग पे आज मैंने बात करनी है कि कैसे जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो, या हमारा जो अक्लमंद दिमाग है वो कैसे सोचता है, वो क्या करता है। कि जो हमारा अक्लमंद दिमाग है, ह्यूमन ब्रेन जो है, कैसा सोचता होगा। चिम ब्रेन बंद हो जाता तो कौन सोचता है? ह्यूमन ब्रेन सोचता है। ह्यूमन ब्रेन कैसे सोचता है, उसकी थिंकिंग क्या होगी? पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वन, लॉजिकली सोचता है। ठीक, बेसिक डिस्टिंक्शन ह्यूमन ब्रेन और चिम ब्रेन की यही है कि चिम ब्रेन इमोशनल है, ह्यूमन ब्रेन लॉजिकल है। ह्यूमन ब्रेन जो है वो ज़रा पूरी सिचुएशन का जायज़ा लेते हुए एक डिसीजन लेता है या सोचता है या कोई बिहेवियर करता है। चिम ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली चल पड़ता है और करने शुरू हो जाता है, क्योंकि चिम ब्रेन में एक चीज़ मौजूद है जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बेसिक जो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं वो चिम ब्रेन में मौजूद है। चिम ब्रेन ना हो तो हम जिंदा ही ना रहें, इसीलिए इसको पैराडॉक्स कहा जाता है। ये जो बुक का नाम है, इसका नाम ही चिम्प पैराडॉक्स है। और पैराडॉक्स क्या होता है? इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, यानी कि ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं उसके। एक तरफ वो हमारे लिए हेल्पफुल है, एक तरफ वो हमारे लिए नुकसानदेह है। नुकसानदेह तब है जब वो ऐसी जगहों पे एक्टिवेट हो जाते हैं जहाँ उसको एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, और हेल्पफुल तब है जब वो एक्टिवेट होता है जहाँ पे होना चाहिए। अब अगर कोई ऐसा जानवर सामने आ जाए जो कि पर्टिकुलरली डेंजरस है, उस टाइम पे क्या हम कॉस्ट बेनिफिट करेंगे कि भागने के क्या बेनिफिट्स हैं, कॉस्ट हैं, या हम भागेंगे? सीधा भागेंगे ही ना। तो वो नेचुरली करता है क्योंकि वो चाहता है कि हम प्रोटेक्टेड रहें और हम आगे अपनी जो ज़िंदगी है वो चलाते रहें, हमें हमारा सर्वाइवल इंश्योर करें। ह्यूमन जो है वो सोचता है लॉजिकली, वो सोसाइटी के साथ सोचता है, यानी कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो उस तरह सोचता है। सबसे पहले है कि वो एविडेंस बेस्ड है, वो हवा में बातें नहीं करता, वो बाकायदा तौर पर पहले उसके पास प्रूफ होता है और फिर उसकी बेसिस पे वो बातें करता है। चिम ब्रेन ये करता है ना, फ़ौरन जंप टू कंक्लूजन्स, कि किसी की ड्रेसिंग देखी है और ड्रेसिंग देख के हमने कह दिया कि ये बंदा ऐसे है। कोई दूर से आ रहा है तो पहले ही डिसाइड कर लिया ये बंदा ऐसे है। ह्यूमन ब्रेन ऑब्वियसली उसका चिम का ऑपोजिट ही है, तो इस वजह से वो ऑपोजिट थिंकिंग ही रखेगा। तो एविडेंस बेस्ड ये है कि वो पहले बाकायदा तौर पर जायज़ा लेता है चीज़ों का, वो सोचता है, इकट्ठा करता है प्रूफ, और फिर वो उस पर डिसीजन लेता है। और चिम ब्रेन ये है कि वो फ़ौरन कंक्लूजन्स पे जंप कर जाता है, ये ओपिनियंस फॉर्म कर लेता है विदाउट एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, विदाउट एडिक्वेट नॉलेज। उसके साथ साथ ह्यूमन ब्रेन जो है वो रैशनल भी है, यानी कि वो सही तरीके से सोचता है। चिम ब्रेन क्या करता है, वो इरैशनली सोचता है ना, उसके ज़हन में लॉजिक्स नहीं होती हैं, वो इमोशनली चल रहा होता है। ह्यूमन ब्रेन कहता है कि नहीं, अगर ये चीज़ हो रही है, जैसे आपके ब्रेन ने रैशनली सोचा ये कि वैसे तो मेरे लिए ठीक ही हो रहा है ना, क्योंकि आपके ज़हन में ये चल रहा होगा कि इलाज बेहतर है, ना करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा। लेकिन जब हम ड्रग्स कर रहे होते हैं तो तब हम इरैशनली सोच रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपकी थिंकिंग जेपरडाइज या ख़राब तो हुई भी थी। लेकिन वो जो बीच में एक रैशनैलिटी का पैंग आया जिसने कहा कि नहीं अजवद, ये आपके लिए ठीक हो रहा है, आपका जो इलाज हो रहा है, जो टीम आ रही है लेने, इट्स फाइन, आराम से चल पड़ते हैं। तो वो थी रैशनल थिंकिंग, वो थी कि हाँ ये इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस को जो सोच के हम आगे बढ़ते हैं, जब हम ये देखते हैं कि पूरी एक स्टोरी बनाते हैं कि अच्छा ये करने से ये होगा और इसमें हमारा ही बेनिफिट है, तो वो हम कहते हैं कि वो रैशनल थिंकिंग है, वो राइट लॉजिकल थिंकिंग है। चिम ब्रेन ये नहीं सोचता, चिम ब्रेन के ज़हन में बात आती है वो फ़ौरन कर बैठता है, वो इरैशनल होता है। उसको लगता है कि बस जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही हो, दूसरों की फीलिंग्स इन अकाउंट नहीं आती। कंडीशंस लगाने पे वो सबसे आगे होता है। वो कहता है कि बस ये जो है ये होगा तो फिर ये होगा, अपना सोच रहा होता है। सेल्फिश विल होती है चिम्प की, ये कहा जाता है कि चिम्प की सेल्फिश विल होती है, वो खुद अपने लिए सिर्फ सोच रहा होता है, दूसरों का वो नहीं सोचता। ह्यूमन इज़ द वन जो दूसरों के लिए भी सोचता है। इसीलिए लाइक चीज़ है कि वो इन कॉन्टेक्स्ट एंड विद पर्सपेक्टिव सोचता है, यानी कि सिचुएशन के मुताबिक वो सोचता है, और जो हो रहा है इर्द गिर्द उसको देखते हुए सोचता है, और पर्सपेक्टिव्स लेता है दूसरों के, अपनी नहीं करता। ऐसे ही हमजा साहब, जब हम किसी भी रिलेशनशिप को रिपेयर करने जाते हैं, अगर हम अपनी ही कंडीशंस लगाते चले जाएं तो रिलेशनशिप रिपेयर होगा? नहीं होगा ना। रिलेशनशिप कैसे रिपेयर होगा? अच्छा, अगर हम अपनी ही असम्पशंस बनाना शुरू कर दें समरोज़ साहब के अगला बंदा ऐसे सोच रहा है और वो ऐसे कर रहा है, वो इस वजह से ये बिहेवियर दे रहा है, और हम इंक्वायर ना करें कि वो एक्चुअली कर क्यों रहे हैं, हम उसी गलत फहमी में ही बैठे रहे कि अगला बंदा ऐसे सोच रहा है तो हम तो वही करेंगे जो हमें ठीक लगे, लेकिन इससे रिलेशनशिप पे क्या इफ़ेक्ट आएगा?
नेगेटिव इफेक्ट आएगा ना, क्योंकि हमने अगले बंदे की फीलिंग्स इन अकाउंट ली ही नहीं। हमने ये देखा ही नहीं कि अगला बंदा महसूस कैसा कर रहा है, उसको फील क्या हो रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है, बोलने का मौका ही नहीं दे रहे उसको। हाँ, वही बात ना कि सिंपैथी नहीं देनी, एम्पैथी देनी है, समझना है। अगर वो वाकई फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पेन से वो बात कर रहे हैं तो आप समझें कि आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत तकलीफ से गुजरे हैं, लेकिन आई फील है कि अभी आप थोड़े से इरेशनल हो रहे हैं, क्योंकि पेन में हम इरेशनल भी हो जाते हैं। जब हम चाह रहे होते हैं ना कि वो पेन ख़त्म हो जाए तो हम बड़े इरेशनल डिसीजंस भी लेते हैं उस टाइम। इससे रिलेशनशिप जो है वो फिर वन साइडेड चलना शुरू हो जाता है। फिर आगे से क्या होता है कि फिर दो तरीके आते हैं जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं, साइलेंस और वायलेंस के। फिर अगला बंदा या तो साइलेंस में चला जाता है, वो आपकी बात सारी मान लेता है, लेकिन खुद कुड़ना शुरू हो जाता है, खुद प्रॉब्लम्स हो जाता है, खुद डिप्रेस्ड हो जाता है। यहाँ पे वो वायलेंट हो जाता है, फिर वो रिबेल करता है, लड़ाई करता है। साइलेंस आ जाए तो एट द एंड उसमें वायलेंस में कन्वर्ट होना ही है, क्योंकि कब तक वो दिल में रखेंगे, एक पॉइंट आएगा कि बर्दाश्त नहीं होगी और वो बाहर निकलेगा सब कुछ। तो इसलिए जब भी कोई रिलेशनशिप रिपेयर करना हो आपने, तो हमजा साहब हमें दूसरों की फीलिंग्स इन कंसिडरेशन लेनी चाहिए, अपने आप से असम्पशंस नहीं लगानी चाहिए कि वो ऐसे इस वजह से महसूस करें। आप अपनी नेचर को बदल सकते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड इनफ तो आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू पुट इन एफर्ट। अगर आप एफर्ट ही नहीं डालेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। देखें, जो पैराडाइम्स होते हैं वो इतने सालों से पक्के होते हैं, चेंज हो जाते हैं ना लोगों के पैराडाइम्स। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बंदे की नेचर ही ऐसी है। नेचर हो सकती है कि थोड़ी सी कंट्रोलिंग हो, थोड़ा सा गुस्से की तरफ जाने वाली हो। नेचर वो चीज़ें होती हैं जो हमें बचपन से जेनेटिकली मिली होती हैं, इनबिल्ट होती हैं, इन्नेट होती हैं। जो आगे चल के हम रिएक्शंस देते हैं वो नर्चर होते हैं, वो हमें सोसाइटी सिखाती है कि कैसे रिएक्शंस देने, उसको हम बदल सकते हैं। मैम, एक जो फ्रेज है कि नेचर कांट बी चेंज, ये ट्रू है कि फॉल्स है? लेकिन डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर कॉलिंग नेचर। अक्सर औक़ात हमारी नेचर नर्चर की डेफिनेशन इतनी मिक्सड अप होती है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते क्या नेचर और क्या नर्चर है। जो नर्चर होता है उसको नेचर कह रहे होते हैं, तो फिर हम जाहिर सी बात है फिर नहीं उसको चेंज कर पाते। देखिए, नेचर जो है वो इनेट आपकी ड्राइव्स, आपके इंस्टिंक्ट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली। जैसे हम कहते हैं कि ड्राइव टू ईट, ड्राइव टू क्या कहेंगे हम, स्लीप, रिप्रोड्यूस, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी इनेट ड्राइव्स हैं। और उसके ऊपर जो सब कुछ बिल्ट इन होता है, जो हमें सोसाइटी सिखाती है, बोलना जो है वो नर्चर है, चलना दैट्स समवट नेचर समवट नर्चर, बिकॉज हमें सिखाया जाता है ना। देखिए, जो चीज़ हमें सिखाई जाती है वो सारी चीज़ें नर्चर हैं, जो चीज़ें हमें पहले से पता होता है नेचुरली कि ये करनी है वो नेचर है। खाना पीना सोना, जो नेचुरल प्रोसेसेस हमारे अंदर चल रहे होते हैं। तरबियत नर्चर है, और NURTURE नर्चर। कुछ लोगों में ये लैक करती है, वो इस वजह से कि वो बचपन से उन्होंने सीखा ही नहीं होता कि दे हैव टू एम्पैथाइज विद अदर पीपल। उनको ये सिखाया जाता है कि सिंपैथाइज करो, और नेचर जो है वो बचपन से ही जो हमारे साथ बिल्ट इन होता है। अगर कोई चीज़ के बोलता है और हम ये कहें कि इसकी तो नेचर ही इस तरह की है तो वो गलत है, वो गलत है। उसकी एथिक्स जो उनसे जो उसने सीखी है वो हाँ, उनमें आएगी। उसने हो सकता है बचपन में ये देखा हो कि सारे इर्द गिर्द उसके चीख के बोलते हैं, तो उसके ज़हन में ये होगा मैं चीख के बोलूँगा तो मेरी बात सुनी जाएगी। नेचर को जो है, जो हमारी बेसिक चीज़ें, उसको चेंज करना ज़रा मुश्किल होता है। जिम ब्रेन के इसमें कॉन्सेप्ट में आगे जाके दो चीज़ें आती हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेमलिन्स एंड गॉबलिन्स। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना। ग्रेमलिन एंड गॉबलिन्स एक चीज़ें होती हैं कि अगर 7 years ऑफ एज तक के लिए जो चीज़ें आपने सीख ली हैं वो पक्की हो गई हैं, उनको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। दे आर लाइक फिक्स्ड। और जो 7 साल के बाद हम चीज़ें सीखते हैं उनको बदलना आसान होता है, बिकॉज़ उस टाइम पे हम वो कॉन्शियसली ज़रा ज़्यादा सीख रहे होते हैं। बच्चे जो हैं वो क्लीन स्लेट होते हैं, उनको जो सिखाया जाता है ना वो करते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं ना, दे नो ओनली फ्यू थिंग्स, दैट इज़ स्लीपिंग, क्राइंग आउट लाउड फॉर ईटिंग। एक्चुअली वो क्राइंग भी जो हमें लग रहा होता है ना कि वो रो रहे हैं, दैट्स नॉट दैट। इट्स जस्ट दैट कि उनके पास अभी और कोई तरीका नहीं है कम्युनिकेट करने का, तो दैट्स वन वे कि वो करते हैं। 2 तरह के सोशलाइजर्स होते हैं हमारे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सोशलाइजर्स हमारे पेरेंट्स, इमीडिएट सिबलिंग, फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग्स, जिनके साथ हम बचपन से ही टाइम गुजारे हैं। सेकेंडरी सोशलाइजर्स जो थोड़े से बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमें मिलते हैं, हमारा जैसे वर्क प्लेस हो गया,
ये बहुत आगे जाके मैं बात कर रही हूँ, स्कूल कहना है सिंपली, डे केयर सेंटर्स, स्कूल, फ्रेंड्स, टीचर्स, इर्द गिर्द के लोग जिनके लेक्चर्स आप सुनते हैं, ये सारी चीज़ें वो हमें ये सिखाते हैं, दैट्स नेचर। और दैट्स नर्चर। नेचर जो है वो नेचुरली हमारे अंदर इनबिल्ट होती है, हमें उसके लिए कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है। हाँ, जीन्स में हमें टेम्परामेंट मिलता है, जीन्स में हमें एक्चुअली टेम्परामेंट मिलता है, और वो टेम्परामेंट बताता है कि ये बंदा वैसे गुस्से का तेज़ है या गुस्से का तेज़ नहीं है, और आगे गुस्से को एक्सप्रेस किस तरह करना है वो चीज़ नर्चर सिखाती है। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था साइकोलॉजी में, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट उसको कहते हैं। जी मैम, मेरी नेचर जो है वो गुस्से वाली है, मतलब जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी नीचे भी आ जाता है। बट मेरे पेरेंट्स को दोनों को कोई भी मतलब गुस्से का तेज कोई भी नहीं है, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि जेनेटिकली? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स में वो जीन एक्टिवेट हुआ, आपके पेरेंट्स में वो जीन ज़रूर मौजूद होगा, बट इट्स पॉसिबल कि उससे कोई पिछली जनरेशन थी जिसमें वो जीन मौजूद था। सिमिलरली एडिक्शन का भी जीन ऐसे ही है, वो पिछली किसी उसमें मौजूद था, शायद आपके पेरेंट्स में एक्टिवेट नहीं हुआ, आपके अंदर आया, आपने ड्रग्स किए तो आपके अंदर वो जीन जो है आपका वो है मूड डिसऑर्डर पे है ना आप, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं जीन मौजूद होगा। थिंक अबाउट इट, शायद आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हों, दूसरे चचा, मामू, खाला, कोई इस तरह हो जिनको ऐसे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जीन हर किसी में एक्टिवेट होता है। ग्रैंडफादर थे, तो आपके पेरेंट्स में भी वो मसला मौजूद था, लेकिन आपके पेरेंट्स ने उसको कंट्रोल कर लिया, आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो वो डिसऑर्डर में बन गया। जीन्स जो हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि आपके अंदर वो रुझान पैदा नहीं करते गुस्सा करने का, या आपके अंदर वो रुझान पैदा नहीं होता नशा करने का, या आपसे वो नशा करवाता नहीं है। वो ये कहता है कि जब आप कोई चीज़ पर वो कर लेते हैं तो इसका मतलब कि वो आपका डिसऑर्डर बन जाएगा। तो जब आपने अपना ख्याल नहीं रखा, मे बी आपने अपने रूटीन्स नहीं सेट रखी, रातों को जागते रहे होंगे, फ्रेंड्स ऐसे बना लिए, खाना सही नहीं खाया, ख्याल नहीं रखा आपने, सेल्फ केयर नहीं की, तो दैट्स वाई आपका जो मूड का मसला था टर्न इनटू अ डिसऑर्डर। और सिमिलर एडिक्शन पे भी ऐसे ही है कि जब ड्रग किया तो वो जीन जो मौजूद था दैट इंश्योर्ड कि हम उसके एडिक्ट बन गए, लेकिन जीन्स की वजह से नशा नहीं हमने किया था फर्स्ट टाइम अराउंड। यूज़र्स का एंड रिजल्ट जो है वो एडिक्शन ही होता है, चाहे अब वो बड़े साल लग के हों, लेकिन लाइफ भी बिल्कुल ख़राब सी हो जाती है, ऐसी प्रोडक्टिविटी नहीं रहती, वो बस एक नॉर्मल सी लाइफ हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। वो जो आप जिसको हम यूजर कह रहे हैं, वो हम यूजर्स को किस वजह से कह रहे हैं, क्यों कि बस वो एक ही ड्रग करता है कि बस, या फिर वो क्वांटिटी नहीं, यूज़र उसके नुकसान भी कम हो रहे हैं, डोमेन्स इतनी ख़राब नहीं हो रही, उसके अलावा ये कि उसकी क्वांटिटी, डोजेज वो सिमिलर रह रही है, उसको हर दफ़ा ड्रग करने से उतना ही मज़ा मिल रहा है जो उसको फर्स्ट टाइम अराउंड मिला था। उसके अंदर मेटाबॉलिक एरर नहीं आया, मेटाबॉलिक एरर आया तो हम कहते हैं कि अब ये एडिक्ट बन गया, मतलब कि अब ड्रग प्रोसेस नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा, सो वी नीड मोर ऑफ इट। लेकिन उनकी बॉडी जो है वो उसको आराम से एक्सेप्ट करती जा रही है और मज़ा उतना ही आ रहा है जितना पहले आ रहा था। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, वापस आते हैं इस चीज़ पे कि ये इन कॉन्टेक्स्ट एंड विद पर्सपेक्टिव सोचता है हमारा ह्यूमन ब्रेन, यानी कि सिचुएशन के मुताबिक हर किसी के नज़रियात को सोचते हुए, देखते हुए फिर वो डिसीजन लेता है या सोचता है। और आखिरी ये कि शेड्स ऑफ ग्रे या बैलेंस जजमेंट, वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, ऑल और नथिंग थिंकिंग नहीं होती कि यहाँ तो यानी कि डाइट की है, डाइट करते करते हम से स्लिप हो गए, हम चीट कर बैठे हैं एक दिन, तो हम कहेंगे हमारी पूरी डाइट ख़राब हो गई। हम उसको ऐसे ही लेते हैं कि चलो एक दिन जो है हमसे चीट हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। हम ये वो फिर उस पर बैठ ही नहीं जाते, कोसना ही नहीं शुरू कर देते अपने आप को कि बस आई एम फेल्ड, आई एम अ फेलियर, ये वाली बात नहीं करते हम। फिर हम कहते हैं कि चलो ठीक है, एक दफ़ा मिस्टेक हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेस, ये वाली थिंकिंग कहती है कि यू आर अ मिस्टेक, चिम्प वाली। ये वाली थिंकिंग कहती है कि यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू कैन फिक्स इट। ये चिम्प की, ये ह्यूमन की थिंकिंग होती है। ले नोट जी। प्रोग्रेसिव होती है फिर डेफिनेटली, डेफिनेटली। चिम्प की थिंकिंग एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, इसकी जो थिंकिंग है काफ़ी बड़ी है, ओपन माइंडेड कह रहे, जिसे हम कहते हैं कि कहीं कॉर्नर में मुझे इंडिकेट हो रही है बात कि सही क्या है,
वो इसको कह रहे हैं। जी वो मैं चिम ब्रेन को नहीं कह रहा, वो दूसरी थिंकिंग को कह रहा हूँ। चिम ब्रेन की थिंकिंग आप कह रही हैं ना एक टाइम पे आगे रुक जाती है, तो ये वो वाली वॉइस है जो माइंड में कहीं दूर आपको सही डायरेक्शन बता रही होती है कि सही ये है, रिजल्ट्स ये हैं, ये होगा, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। बिल्कुल जी जी बिल्कुल जी। समरोज साहब जो क्वेश्चन इस तरह पूछ रहे हैं, आई क्लियर देम आउट। पहले उनका था इत्तिशाम साहब का क्वेश्चन था, मैं ज़रा बोलेगा। इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। ज़्यादातर हमारा चिम्प एक्टिवेटेड होता है और ह्यूमन इतना नहीं होता। ह्यूमन समटाइम्स एक्टिवेट होता है कि ये हमारे ह्यूमन ब्रेन का एजेंडा है। सबसे पहला है कि इट वांट्स अ पर्पस इन लाइफ। वो ये कहता है कि एक ज़िंदगी में मकसद होना चाहिए, हमारा पर्पस इन लाइफ होना चाहिए। यहाँ पे वैसे किसी ने आइडेंटिफाई किया हुआ अपना पर्पस इन लाइफ क्या है, कि ह्यूमन का एक होता भी है, इसमें एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ हेल्पिंग अदर्स, बट इसमें होता है ये जैसे है ना क्रिएटिंग हार्मनी एंड पीस, और एक्चुअली हेल्पिंग अदर्स लिखा भी हुआ है। तो ये इसमें जो है कि हम चाहते हैं कि हम दूसरों को हेल्प आउट करें। इसलिए हेल्पिंग अदर्स को तो आप बाइपोलर के साथ भी बताते हैं कि वो तब होता है कि जब वो हमारी ज़िंदगी अफेक्ट कर रहा हो, यानी कि हमने किसी की हेल्प करनी है और हम जो है लोन्स ले लेके किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो नुकसान तो अपना कर रहे हैं ना। वैसे किसी की हेल्प कर रहे हैं, दैट्स नॉट बैड, बट जब हम अपना नुकसान करते हुए किसी की मदद कर रहे हैं जस्ट टू सेटिस्फाई दैट नीड इनसाइड अस कि वो हमने किसी को हेल्प करना है, तो वो बाइपोलैरिटी में आता है। वो उसमें आता है कि हम जो है ज़्यादा जो है उसमें जेनरॉसिटी, ओवर जेनरॉसिटी जिसको हम कहते हैं, वो चीज़ होती है। अच्छा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चल, तो पर्पस इन लाइफ एक होता है इसका ह्यूमन का एजेंडा। दूसरा है कि गेनिंग सेल्फ फुलफिलमेंट, यानी कि अपने अंदर ही जो है जो हम कर रहे हैं उसमें हम फुलफिल्ड महसूस करें, सेटिस्फाइड महसूस करें, यानी कि गेनिंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन, अपनी सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी अच्छी हो और हम अपनी ज़िंदगी में खुश हों, जो हम कर रहे हैं उसमें वी आर हैप्पी। हेल्पिंग अदर्स, सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को बेहतर से बेहतर हम करने की कोशिश करते हैं। ये सेल्फ डेवलपमेंट एक है। क्रिएटिंग हार्मनी एंड पीस, यानी कि हर चीज़ में जो है एक हमारी पुरसकून या पुरअमनी रहे हमारी ज़िंदगी में हर किसी के साथ, जो कि चिम ब्रेन नहीं चाहता। चिम ब्रेन कहता है कि नहीं मैं आगे, पीछे बाकी सारे पीछे हों। ह्यूमन कहता है कि नहीं सबको इकट्ठे चलना चाहिए। इक्वालिटी एंड जस्टिस के हर किसी जो सबको है वो सब इक्वल रहें, जस्टिस हो दुनिया में। एथिक्स एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ एंड राइट्स, जो हमारी वैल्यूज़ हैं कि यू नो वी वांट टू बी हैप्पी, झूठ नहीं बोलना, गलत बयानी नहीं करनी किसी के साथ, अच्छे से रहना है सबके साथ, आते जाते सबको स्माइल करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारा ह्यूमन ब्रेन हमसे कराता है। हैप्पीनेस एंड सक्सेस, अब हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशन है हैप्पीनेस की और सक्सेस की, बट हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो चाहता है कि हम खुश भी हों और हम सक्सेसफुल भी हों। लेकिन ये खुशी और सक्सेस जो है वो हमें अच्छे चैनल से मिले, ना कि गलत चैनल से मिले, और जो कि हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव ना हो। एक्टिव एडिक्शन में तो हमारी हैप्पीनेस टाई हो जाती है ड्रग्स के साथ। फिर एक पॉइंट आता है कि वो ड्रग्स भी हमें हैप्पीनेस नहीं ना देते। जैसे कि ऊपर सारी चीजें लिखी हैं, ये करने से अगर हमें हैप्पीनेस मिल रही है तो वो पॉजिटिव हैप्पीनेस, पॉजिटिव हैप्पीनेस है ना। हेल्पिंग अदर से आपको हेल्पर्स हाई मिलेगा, लेकिन इनमें से भी अगर आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा करें ना तो वो भी ख़राबी है। कोई भी चीज़ अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हैं ना तो वो भी प्रॉब्लमेटिक बात है, वहाँ पे भी आपको नज़रसानी करनी चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो उस चीज़ पे भी आपको थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए कि अगर हम तुल गए हैं कि जी इक्वालिटी और जस्टिस चाहिए, लेकिन वो इक्वालिटी और जस्टिस लेते लेते प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट में हम लोगों की गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, चीज़ें यानी कि फ्लेयर्स हैं तो टीयर गैस है एंड व्हाट नॉट, तो वो कहाँ गई फिर आपकी हार्मनी और पीस और इक्वालिटी और जस्टिस। तो हर चीज़ प्रॉपर तरीके से करना जो है वो हमारे ह्यूमन का एजेंडा होता है।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।